मंच पर आसीन सभी सुधीजनों को, मेरी यात्रा यहाँ से शुरू होती है कि लखनऊ की गुलिस्तान कॉलोनी में शिवानी जी भी रहती थी और उनके साथ मैं अक्सर टहलता था। एक दिन शिवानी जी बोली, महेश्वर जी आप लिखते क्यों नहीं? मैंने कहा मैं क्या लिखूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है लिखने को। उन्होंने कहा आप भी गजब करते हैं, आप इतने इन्वेस्टिगेशन करते हैं और हर एक इन्वेस्टिगेशन में आप लोगों के जीवन में अंदर तक जाते हैं और आपके पास तो इतनी कहानियाँ होनी चाहिए जो हमको नहीं मिलती हैं। तब कहीं से एक लेखक जागृत हुआ और फिर मैं देखने लगा और मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि जीवन कितने कितने पहलुओं में आता है और शब्द कितने मानविक हो जाते हैं। हर एक शब्द एक परिप्रेक्ष्य में चलता है, एक कंटेक्स्ट में चलता है और जब उस कंटेक्स्ट में वो शब्द आता है तो उस शब्द की महिमा होती है। एक एसपी बांदा जिले में, मैं तब की बात बता रहा हूँ जबकि बांदा जिले में 5 किलो अनाज में पूरा परिवार बंधुआ मजदूरी किया करता था। मैं तब की बात बता रहा हूँ और उस वक्त नए एसपी साहब गए और उन्होंने एक रेड की। वहाँ कुछ ट्रक वाले आते थे, कुछ महिलाएं अपना कारोबार करती थी। जब उस महिला से वो इंटरोगेट कर रहे थे कि तुम ऐसा क्यों करती हो, तो उसने कहा साहब ना मेरे पास रोजगार है ना मेरे पति के पास रोजगार है और साहब मेरे बच्चे भूखे सोते हैं और साहब मेरा पति भी तो मेरे साथ वही करता है जो कि ट्रक वाला करता है, लेकिन ट्रक वाला मुझे 50 रुपये दे जाता है ताकि मेरे बच्चे भूखे ना रहें। अगर आपको बंद करना है तो आप बंद करिए। तो इस कहानी में उस एसपी को एक हिट करता है कि जो परिस्थिति का मारा है तो क्या मैं इस पे कानून लागू करके और उसके लिए विपत्ति पैदा करूं या इसका और कोई समाधान है। तो इस तरह की कई वेदनाएं आती हैं। ऐसी एक दूसरे जनपद का मामला है जिसमें कि एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर वो एक लेडी को उठाता है, उसका बलात्कार करता है, उसको जंगल में ले जाकर के जिंदा जला देता है और उसकी जितनी भी अस्थियां हैं सब उसको डिस्पोज ऑफ कर देता है, कोई एविडेंस नहीं छोड़ता। आप वेदना देखिए उस महिला की। पहले तो उसके साथ जितना अत्याचार हुआ जीवित रहते फिर उसको जिंदा जला देगा। अब मैं आपको लेके आता हूँ वेदना पर उस एसएचओ के, जिस एसएचओ ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया, क्योंकि एविडेंस नहीं है। पिछली 2 दफे उसने ऐसा किया और एविडेंस के अभाव में वो चलाया, कोई बोलने को तैयार नहीं, क्या हुआ कैसे हुआ, कोई फिजिकल एविडेंस नहीं। सुबह 5 बजे वो अपने एसपी को फोन करता है कि साहब मुझे नींद नहीं आ रही, और एसपी साहब को भी नींद नहीं आ रही थी बिकॉज उसके जनपद में ऐसी भीषण कांड हुआ और वो क्या करे। तो जब 5 बजे सुबह फोन आता है तो इतना कहते हैं कि जो भी करो तुम जमीर को सामने रख के करना और मुझे मत बताना कि तुमने क्या किया। केवल इतना संवाद होता है। 5 बजे घंटी बजती है तो फोन उठाता हूँ कि साहब मुझे नींद नहीं आ रही है। एज इफ कि एसपी ऑल्सो न्यू कि इसके मन में वही संभवतः द्वंद्व चल रहा है और कहते हैं जो भी करो अपने ज़मीर को सामने रख के करना और मुझे मत बताना कि तुमने क्या किया। केवल इतना संवाद होता है। ऐसे ही एक प्रकरण होता है इलाहाबाद के पास का एक जौनपुर जनपद है यूपी में। एक भट्टे पे एक भट्टा मालिक उस मजदूर को धमकी देता है कि मैं तेरे को भट्टे में जिंदा जला दूंगा अगर तुमने पैसा मांगा है, तुमने काम नहीं किया। इतना जो भी उत्पीड़न था वो डर के मारे वहां से भाग जाता है, किसी को बताता नहीं है। लेकिन अफवाह ये हो जाती है कि अगले दिन सुबह मिठाईलाल मिला नहीं। जब मिठाईलाल नहीं मिला तो सबने कहा कि सब भट्टे मालिक ने धमकी दी थी सबके सामने, तो जरूर इसने भट्टे में डाल दिया होगा। जन आंदोलन होता है, उसमें कई लोग आते हैं कि साहब आप भट्टा मालिक चूंकि पूंजीपति है इसलिए पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, ये है वो है। पुलिस आनंद फानंद में भट्टी को रुकवाती है, उसको खुदवाती है बिकॉज, और फिर उसमें से जो भी विस्तार निकलता है उसको ये होता है कि साहब देखिए इतने महीने हो गए अब इसको अरेस्ट नहीं कर रहे तो पुलिस उसको अरेस्ट भी करती है। ये पूरा विश्वास हो जाता है कि मिठाईलाल जीवित नहीं है। 6 महीने बाद जौनपुर से वो एक आदमी कैलकटा जाता है। मैं आपको जो प्रकरण सुना रहा हूँ ये यथार्थ के जीवन के प्रकरण है, ये कहानी नहीं है। और वो जौनपुर जाता है, वहां देखते हैं अरे मिठाईलाल तो जिंदा। पीछे जो उसकी वाइफ है वो सोचती कि मिठाईलाल नहीं रहा, तो उस समाज में ये होता है कि भाई तुम्हारे 2 बच्चे कैसे जीवित रहोगी,
तो वो शादी भी कर लेती है और जो भट्टा मालिक है वो जेल में चला जाता है। जब वो मिठाई लाल को देखता है तो कहते कि अरे तुम्हारे पीछे तो वो बंद है, पूरे उसको बताता है, उसको लेके आता है। अब उसका दोबारा इन्वेस्टिगेशन होता है, आरोप प्रत्यारोप आते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो मेन कहानी का वो ये है कि उसकी पत्नी जिसने कि दूसरा विवाह कर लिया वो देखती है कि ये तो, और जब मिठाई लाल उसकी पत्नी के पास जाता है तो उसकी पत्नी उसको देख रही होती है, उसके दो टप आंसू आते हैं और थोड़ा सा बोलती कि मैं समझी कि तुम, इतना बोलती है। फिर बोलता है मुझे मालूम है, खुश रहो, और वो भी आंसू दो उसके निकलते हैं, बाहर चला आता है। ये भी एक यथार्थ की कहानी है। यथार्थ की कहानी ये भी है नॉर्थ ईस्ट में जहाँ इंसर्जेंसीज हैं, और वो बहुत ही अच्छी कहानी है उसमें। और कहानी है कि एक पुलिस अधिकारी होता है, उसकी वाइफ जो है वो इंसर्जेंट होती है, क्योंकि उसके फादर उसी से बिलोंग करते थे। उसकी शादी हो जाती है, लेकिन बाद में वो डिसाइड करती है, और वो भी अब कई मुद्दों पे प्रोटेस्ट चलता है, कई मुद्दों पे प्रोटेस्ट चलता है। और वो कहानी हो जाती है कि वही हस्बैंड एज ए पुलिस ऑफिसर दिन में लाठीचार्ज करता है और पत्नी उसमें घायल होती है क्योंकि वो किसी मुद्दे पे प्रोटेस्ट कर रही है, वो कानून को लागू करते हैं। और रात को जब वो मिलते हैं तो वो उसको स्नेह शब्द बोलता है, तब दोनों का वार्तालाप होता है कि दिन में तो तुमने मुझे इतना मारा, और वहाँ पर फिर उनमें वार्ता होती है। और वो पैरेलल जो ड्रॉ होता है कि जनता भी इस डेमोक्रेसी में हमारी है, तो पुलिस के लिए भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि हम बल प्रयोग भी करें तो कितना करें, हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही माता पिता हैं। और जब ये उपद्रव खत्म हो जाएगा, ये बुखार जब उतर जाएगा, तो वही हमारे परिवार के सदस्य के सामने जाकर हमें उससे आंख मिलानी होगी, उसको स्नेह करना होगा। तो इस तरह की कई चीज़ें आपस में आती हैं। कश्मीर का मैं इत्तेफाकन मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने यूपी पुलिस में कार्य किया 16-17 साल, और लगभग इससे ज़्यादा अवधि मैंने भारत सरकार में, मैं CRPF में रहा, BSF में रहा। तो इन सब इलाकों में मुझे भी नौकरी करने का मौका मिला। तो कश्मीर में आप देखिए कि जो आतंकवादी है उसको पुलिस ने मुठभेड़ में मार दिया, लेकिन जो आतंकवादी के बच्चे हैं, जो ऑर्फन्स हैं और जो विधवाएं हैं, उनका क्या दोष है? समाज में हम लोग अपनी मानसिकता के चलते हम उनको भी डिस्कार्ड करने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और वहाँ पर एक सामाजिक संगठन की कहानी उभर करके आती है, जो कि उन जो ऑर्फन्स ऑफ मिलिटेंसी हैं और जो विधवाएं हैं उनको सपोर्ट करके एक राहत दर प्रोग्राम चलता है। और मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाऊँगा डिटेल में, लेकिन मैं केवल इतना बताना चाहूँगा कि जो समाज उसको फिर सपोर्ट करता है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट, काफ़ी लोग उसको तिरस्कार भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग सपोर्ट भी करते हैं, और फिर वो बच्चे बड़े होकर के और बहुत ही जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। ये सारी कहानियाँ उसमें से निकल के आती हैं। सारी जितनी भी इतनी जिसको कि हम कहते हैं कि डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में, कन्फ्लिक्ट प्रोन एरियाज़ में जो कहानियाँ चलती हैं, और जितने इस तरह के एक CRPF और BSF में जो जवानों की अपनी कहानियाँ होती हैं। नक्सलवादी क्षेत्र में जहाँ पर कि ज़मीन में विस्फोट होता है, दोनों टांगें चली जाती हैं, हाथ चले जाते हैं। और मैं वहाँ खड़ा था जब वो एक ऐसा सिपाही आया, सब लोग उसको कह रहे थे कि सरकार तुम्हें 1 करोड़ रुपया देगी, ये देगी, कंपनसेट करेगी, वो करेगी। फिर भी उसकी व्यथा थी अपने अंदर, और व्यथा ये थी कि साहब मैं किसी पे आश्रित हो जाऊँगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपको बहुत कंपनसेशन दिया जा रहा है, बहुत पैसा, मैं आश्रित हो जाऊँगा। और वहाँ पर एक पुलिस अधिकारी के मन में ख्याल आता है कि क्या किया जा सकता है, और फिर कृत्रिम पाँव लगाने, कृत्रिम हाथ लगाने, उनको साइबर वॉरियर्स बनाने की साहब वो एक तरह से साइबर वॉरियर के रूप में उभर करके आए। और जैसे जैसे युग बदलता गया उनकी अपनी उपयोगिता बदलती चली गई। तो इस तरह की कई चीज़ें आती हैं, कई तरह के विवाद आते हैं। जब आप सरकारी महकमे में बात करेंगे
मानवता की आगे बढ़ने की, तो कई नियम बाधक होते हैं। वो बोलते हैं साहब आप बहुत हो गया, उसको फौज में, ये बात वहाँ ख़त्म। लेकिन बात वहाँ ख़त्म नहीं होती है। पुलिस में मैंने कई वेदनाएं इस प्रकार की देखी है कि कोई अपराध हुआ, पुलिस समझती है कि हमने FIR लिख ली, कागज़ पे एविडेंस लिख दिया, कागज़ पे चार्जशीट लगाई और कागज़ को नकली बना करके हमने अदालत भेज दिया। लेकिन जिस व्यक्ति के साथ वो हादसा हुआ, उसकी मानसिकता, उसका परिवेश, उससे कोई एजेंसी नहीं निपट रही, ना तो पुलिस प्रशासन ना आम प्रशासन। और उसमें फिर सामाजिक संस्थाएं आगे आती हैं, फिर कई तरह की बातें उठती हैं कि क्या, तो फिर उससे धीरे धीरे जब डिस्कशन होता है जो डिफरेंट डिस्कशंस होते हैं, एक आखिरी एपिसोड जो मैं शब्दों का बताना चाहूँगा और जो कि भक्ति क्या होती है, क्योंकि कबीर की बात हुई, मीरा की बात हुई, तो भक्ति क्या होती है। और ये किताब मैंने मेरी माता के ऊपर ही लिखी है, वो कैंसर से ग्रसित थी, मेरे जीवन के आखिरी 3 वर्ष मैंने उनके साथ गुजारा और उन्होंने वो जो प्रार्थना करती थी, उन्होंने कभी नहीं कहा कि भगवान मुझे आपने ये वेदना क्यों दी, ये बीमारी क्यों दी। उन्होंने कहा मैं जानती हूँ कि ये तेरी मर्जी से हो रहा है, मेरे को केवल बर्दाश्त करने की ताकत है। क्या बात केवल बर्दाश्त, क्या बात है। तो जीवन कई रूप में आता है, कई शब्द होते हैं और कबीर से ही मैं कुछ शब्द लेकर के अपनी वाणी को तीसरी करूँगा। जिन खो जाते पाइयाँ गहरे पानी पे। जय हिंद, जय भारत।